स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मतलब IMF क्या है, हिस्ट्री क्या है, कैसे वर्क करता है और किस तरह से कंट्रीज़ की हेल्प करता है। ओवरव्यू लेंगे। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 186 कंट्री है, ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन है। मतलब ये जो काम करता है ग्लोबल लेवल पे काम करता है और लोगों को मॉनेटरी असिस्टेंस देता है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, पूरे ग्लोब में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके। 1930 या 2008 की तरह कोई मतलब इकोनॉमिक रिसेशन ना आ पाए। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ऐसी ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म रहे, ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर की पीढ़ी के लिए भी सेव कर सकें। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको इस तरह से यूज़ करें कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये मिल सके। फिर क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी को ख़त्म करना, ठीक है। ये सब एक तरह से वेलफेयर का भी काम करता है, मॉनेटरी के साथ साथ वेलफेयर का भी काम करता है IMF। ये क्या करता है, फोस्टर ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है, पॉलिसी एडवाइस देता है कि कंट्रीज़ अपनी पॉलिसी को किस तरह से रखें। क्या करता है, फाइनेंस करता है जब कोई इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आती है, जब मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो IMF के पास जाते हैं, ठीक है। और डेवलपिंग नेशंस को भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग नेशंस अभी डेवलपिंग की स्टेज में है, तो उनको ज़्यादा फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए IMF उनकी हेल्प करता है। क्या है, अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस पॉवर्टी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब एज अ कंट्री होल के कॉन्टेस्ट में, ताकि पूरी की पूरी कंट्री ग्रोथ कर सके, स्टेबल रह सके, उसमें रिसेशन ना आए। फिर इसके बाद क्या है, 186 कंट्रीज़ है, हेल्प करता है मेंबर गवर्नमेंट को ताकि वो ऐसे डिसीजन ले कि जिससे वेलफेयर हो, स्टेबिलिटी आए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, और ऐसे मैनेज करे चैलेंजेस को जो ग्लोबलाइजेशन के कारण आए। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, हैवी कंपनीज होती हैं, वो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड नेशन में आके कम प्रॉफिट में सामान को बेचती हैं, तो उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बेकार हो जाती। इन सब से बचने के लिए ये IMF इनको भी असिस्टेंस देता है, ताकि ये इन सब चीज़ों से कोप कर सके, इन लोगों से मतलब सामना कर सके, ठीक है, फेस कर सके इनको। इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है कंट्रीज़ की, ठीक है। हॉरिजन प्रोवाइड करता है, फोरम ऑफ पॉलिसी डायलॉग, ठीक है, कंट्रीज़ की मीटिंग करवाता है ताकि इसमें इस फोरम में लोग पार्टिसिपेट कर सके और चीज़ों को जाने, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो। हाउ टू टैकल इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, कि अलग अलग गवर्नमेंट किस तरह से जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उनको किस तरह से टैकल करें, उनको किस तरह से फेस करें। पॉलिसी एडवाइस, क्या पॉलिसी आपको रखनी है, फाइनेंस मेंबर्स को, जो डिफरेंट कंट्रीज मेंबर्स हैं उनको किस तरह से फाइनेंस करना है, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के साथ भी काम करता है। इसके बाद क्या है, फिर इसके IMF सपोर्ट द मेंबरशिप बाय प्रोवाइडिंग, अब क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है जो IMF अपनी मेंबर कंट्रीज़ को देता है। क्या करता है, पॉलिसी एडवाइस करता है गवर्नमेंट, तो ये तो हम देख ही चुके हैं। सेंट्रल बैंक को भी वो करता है कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्रॉस कंट्रीज एक्सपीरियंस क्या है, इन सब से डील करें और इसके हिसाब से वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करें। इसके अलावा क्या करता है, रिसर्च करता है, स्टैटिस्टिक्स करता है, फोरकास्ट करता है, एनालिसिस करता है। ये डाटा को इकट्ठा करता है, उसके हिसाब से रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, उसको इंटरप्रिटेट करके अलग अलग कंट्रीज़ को देता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को एक बेहतर तरीके से कर सके। ग्लोबल, रीजनल और इंडिविजुअल इकोनॉमीज और मार्केट, ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। लोन्स टू हेल्प कंट्रीज़ ओवरकमिंग इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, कंट्रीज़ को लोन देता है ताकि जब इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आए तो वो उनको इंश्योर कर सके, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंट्रीज़ के पास फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जिससे बचने के लिए IMF उनको लोन प्रोवाइड करता है। फाइट पॉवर्टी से भी फाइट करने के लिए कंसेशनल लोन देता है, ताकि कम इंटरेस्ट पे लोन देता है ताकि मेंबर कंट्रीज़ उसको अपने यहाँ की पॉवर्टी हटाने में यूज़ कर सके।
फिर क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है और ट्रेनिंग टू हेल्प कंट्रीज इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ देयर इकोनॉमीज। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस इस तरह से देता है कि आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उनसे ये लोग मतलब अपने आप को उस हिसाब से रख सके। और ट्रेनिंग टू हेल्प कंट्रीज़ को इस तरह से ट्रेनिंग देता है, हेल्प करता है कि वो भी दूसरी कंट्रीज़ की डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। आईएमएफ किस तरह से फंक्शन करता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सर्विलांस, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्विलांस रखता है ताकि जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो डोमिनेट ना कर सके मार्केट को। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशंस भी ये इंश्योर कर सके कि उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रह सके। इसके बाद क्या, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग देता है ताकि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन के जो लोग हैं वो भी अपने आप को बदल सके, क्योंकि डेवलप्ड नेशन में टेक्नोलॉजी बहुत हाई रहती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन डेवलप्ड नेशन में नहीं होती है। तो आईएमएफ यही सब चीज़ें करती है ना। अब वो टेक्निकल असिस्टेंस किस में देता है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, कि कितनी स्ट्रॉन्ग फिस्कल पॉलिसी बनाया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए, एक्सचेंज रेट किस तरह से करा जाए, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से जाए। इसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स और लॉज वगैरह होते हैं जिनको फॉलो करके हम एक बेहतर फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हैं। तो इसमें भी असिस्ट करता है आईएमएफ मेंबर कंट्रीज़ को। आईएमएफ लेंडिंग, आईएमएफ क्या करता है, लोन भी देता है। इसके बाद क्या, रिसर्च एंड डाटा, आईएमएफ रिसर्च करता है और उस हिसाब से डाटा भी लोगों को प्रोवाइड करता है ताकि कंट्रीज़ अपने डिसीजन लेते समय इन सब चीज़ों को देख सके एक बार और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। अब क्या आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक दूसरे से कॉपरेट करें, जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड की वो एक दूसरे से कॉपरेट करें, कुछ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ना बना लें जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज छूट जाए, या डेवलप्ड नेशन के साथ करें, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड नेशन को छोड़ दें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आईएमएफ इन्वॉल्व होता है और ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को। ठीक है, टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ को बढ़ाना, हर रीजन में ग्रोथ हो, और क्या है, बैलेंस ग्रोथ मतलब ये होता है कि हर जगह पूरे वर्ल्ड में हर जगह समान रूप से ग्रोथ हो, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना हो। आईएमएफ इस तरफ मतलब सोचता है, इसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को करता है। प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल ना हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत होती है। टू मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मेंबर्स हु आर एक्सपीरियंस बीओपी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम क्राइसिस में चल रहा है उनको भी हेल्प करता है ताकि वो इन सब प्रॉब्लम से दूर से कर सके। जैसे हमारा 1991 का जो इंडियन डॉलर का क्राइसिस था, उसके बाद हम लोगों ने एलपीजी लाए, तो उस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स अदर कंट्रीज़ के साथ होती है उनको डील आईएमएफ करता है। टू इस्टेब्लिश अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, सिंगल पेमेंट यूएस डॉलर में ना करके ये बहुत सारे फॉर्म में करता है, जैसे पाउंड स्टर्लिंग हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया। इसके अलावा उसका एसडीआर तो है ये 5 करेंसी का बास्केट का। अब क्या कंडीशनलिटी क्या है, आईएमएफ लेंड्स इट्स मेंबर कंट्रीज इंश्योरिंग दैट मेंबर्स आर परस्यूइंग पॉलिसी दैट विल इंप्रूव एक्सटर्नल पेमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, आईएमएफ तभी लोन देता है या तभी हेल्प करता है जब इम्प्रूव करना हो एक्सटर्नल पेमेंट प्रॉब्लम्स, वो इंटरनल को नहीं देखता है। जब एक्सटर्नल किसी दूसरे को पेमेंट करनी हो, किसी दूसरी कंट्री को पेमेंट करनी हो, तभी आईएमएफ हेल्प करता है, इंटरनल प्रॉब्लम में आईएमएफ हेल्प नहीं करता है। कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, कमिटमेंट होना चाहिए कि हम करेक्टिव मेजर्स ले सकें जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी अच्छी हो सके। टू रिपे इन टाइमली मैनर, जो लोन लिया है, जो पैसा लिया है किसी से, उसको टाइमली मैनर में हम लोग पे कर सके। मेंबरशिप क्या है, 186 कंट्री है, अप्लाई करना चाहिए, मेजॉरिटी और एग्जिस्टिंग मेजर एक्सेप्ट करने चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कोटा होता है, कोटा के अकॉर्डिंग हम लोग लोन ले सकते हैं। और रिलेटिव साइज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, रिलेटिव करता है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी वो भी बढ़ता जाएगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है 5 करेंसी का बास्केट होता है जिसमें पाउंड स्टर्लिंग आता है, येन आता है, यूरो आता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। एसडीआर इज़ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, ये रिजर्व की तरह काम करता है। अब ये क्या करता है, सप्लीमेंट मेंबर्स एग्जिस्टिंग रिजर्व एसेट, गोल्ड फॉरेक्स के फॉर्म में ना रख के हम इन 5 के फॉर्म में रख सकते हैं। यूनिट ऑफ आईएमएफ ऑपरेशंस। ठीक है, आईएमएफ के जो काम होते हैं उसकी यूनिट है। एसडीआर इज़ बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ मेजर करेंसी यूज्ड
बाई ए यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, एसडीआर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है करेंसीज इंटरनेशनल बिजनेस में, उनको मिला के बनाया गया है। ठीक है, ये पांचों के नाम दिए गए हैं और ये ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर हम किसी सिंगल करेंसी पर डिपेंड होंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि स्टेबल रहे, वो फ्लक्चुएट करेगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट कर जाए, डिवैल्यू हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एसडीआर आया। एसडीआर में 5 करेंसी का बास्केट होता है। अब किस तरह से हम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं? कोटा असाइन होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलते हैं, स्पेशल ड्राइंग्स होते हैं, वोटिंग पावर होता है। वोटिंग पावर डिटरमाइन करता है कितनी लेंडिंग कैपेसिटी है, या मतलब कितना उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है उसको। एक्सेस टू फाइनेंसिंग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, उसमें हम लोगों का कोटा असाइंड होता है, कोटा के अकॉर्डिंग हम उनसे लोन ले सकते हैं। ठीक है, और लोन एक्सटेंड भी हो सकता है, कुछ मतलब रिटर्न वगैरह में दे के हम उसको लोन को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, उनसे ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है कि आईएमएफ किस तरह से काम करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, हर एक कंट्री से जाते हैं। इसके अलावा कोटा होता है, स्पेशल ड्राइंग एलोकेशंस होता है, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता है, लॉज होते हैं कुछ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप नॉर्मली मीट वंस अ ईयर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर्स होते हैं ये साल में लगभग एक बार कम से कम तो मिलते ही हैं। अब मिनिस्ट्रियल कमेटी क्या होती है? मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ ये होती हैं जो मिलके डिसीजंस लेती हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिसीजंस लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर हैं जो 186 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोटास के विषय में बताया गया है, क्या कोटा होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट जिनको हम पढ़ चुके हैं। गोल्ड होता है, पहले गोल्ड की फॉर्म में होता था लेकिन अब ये 5 बास्केट हो गए हैं। हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ क्या है? जब ग्रेट डिप्रेशन 1930 का आया था, इसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा था कुछ ऐसी चीज़ें हो जो चीज़ों को स्टेबल बनाए, चीज़ें फ्लक्चुएट ना हो, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा ना आए। तो इन सब चीज़ों को मिलके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट वगैरह ने जब मिलके कोऑपरेशन करा तो आईएमएफ फॉर्म हुआ एक तरह से। हाँ, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट क्या है? आईएमएफ वाज कंसीव्ड इन जुलाई 1944 में वो हुआ। कितने थे? 45 कंट्रीज थे। ब्रिटेन वुड्स जगह में हुआ था, न्यू हैम्पशायर में। यूएस एग्री टू फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि सारे देश मिलके क्या करेंगे, एग्री हो गए थे और उनमें वो आईएमएफ को फॉर्म करेंगे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था ताकि डिजास्टर इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ हैं उसको ग्रेट डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके। ठीक है, 29 मेंबर्स थे, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट दिया गया है। पार वैल्यू सिस्टम, ठीक है, पार वैल्यू सिस्टम पहले फिक्स हुआ करती थी यूएस डॉलर या गोल्ड की वैल्यू, अब लेकिन वैसा नहीं, अब फ्लेक्सिबल है, एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आगे किसी दूसरे लेक्चर में।